नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सीबीआई की रेड की जबरदस्त चर्चा है। अब तक की सबसे बड़ी रेड में कल हमने देखा कि 60 से ज्यादा ठिकाने, कई आईपीएस, कांग्रेस के नेता और एक्स सीएम भूपेश बघेल के घर पर जो दबिश सीबीआई ने दी और उसके बाद छापे के बाद लगातार जो कयास लग रहे हैं उसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। भूपेश बघेल दो बड़े आरोप लगा रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि इस महादेव सट्टा ऐप के घोटाले को किसने खोला? हमने खोला। इस पर कई 74 से ज्यादा एफआईआर किसने की? हमने की। वो कह रहे हैं कि इस पर 100 से ज्यादा लोगों को अंदर किसने किया? हमने किया। वो ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड विदेश भागकर बैठा है, उसको लाने की जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी की सरकार की है। और यह कहा गया था कि हमने मुकेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके 3 दिन बाद मुकेश चंद्राकर वहां दुबई में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में नजर आ जाता है। और वही पंडित प्रदीप मिश्रा जशपुर में आकर के सीएम साहब के क्षेत्र में आकर के कथा करते हैं। सीएम साहब उनसे मिलते हैं तो वहां वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी से क्यों नहीं कह देते कि अपने भक्त को जरा बुलवा दीजिए? वो कह रहे हैं वो मंत्र फूंक देते तो मुकेश चंद्राकर, रवि उप्पल सब आ जाते और गिरफ्तार होकर के सब राज खोल देते। कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि ये सारा करा धरा बीजेपी का है, हमें फंसाया जा रहा है। एक और बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं कि चूंकि 30 तारीख को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो उनको भाषण देने के लिए कंटेंट भी तो चाहिए। तो ये कंटेंट तैयार करने के लिए सीबीआई दिन रात दौड़ लगा रही है। इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। सीएम साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे, वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। अब इसमें कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। तो भूपेश बघेल लगातार आरोप लगा रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने क्या आरोप लगाया, सबसे पहले वो सुनिए। घटनाक्रम का लबोलुआब और जो निष्कर्ष है वो यही है। इन्होंने जो कार्रवाई की है उससे ये स्पष्ट है कि ये नहीं चाहते कि सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। डबल इंजन की सरकार है, अब तो ट्रिपल इंजन की बोलते हैं। दूसरा, इनकी गिरफ्तारी करके कब ला रहे हैं? और यहां जब कानून बन गया तो उसके खिलाफ राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की? अभी चल रहा महादेव सट्टा, क्या कार्रवाई की? कार्रवाई करने के बाद वो लोग पैसा लिए, ऐसा कर रहे हैं, है ना? अभी कार्रवाई नहीं हो रही तब कितना पैसा ले रहे होंगे जो पदस्थ अधिकारी है वो। और अब देखते हैं कि सीएम साय ने क्या सीधे तौर पर चुनौती दी है कि कोई भी किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, अगर दोषी है तो कड़ी कार्रवाई होगी। सुनिए। अब उनके पास और कोई दूसरा बोलने के लिए रास्ता है नहीं। और मुझे जहां तक जानकारी है, महादेव सट्टा ऐप पर ये जांच हो रही है सीबीआई द्वारा। और सबको मालूम है कि किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टा का लत लगा दिया गया था और ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, और उसी की जांच सीबीआई कर रही है। सवाल देखिए, सवाल आज के बहुत बड़े हैं और दिलचस्प भी हैं, क्योंकि सवाल सियासी फिजाओं में हैं और वाकई में लोगों के दिमाग में भी ये सवाल हैं। क्या सवाल हैं आज के हमारे आपके सामने हम लेकर आएंगे। ईडी के बाद बघेल आईपीएस पर सीबीआई का शिकंजा, महादेव सट्टा ऐप से किस पर फंदा कसा? बघेल बोले मास्टरमाइंड है पंडित प्रदीप मिश्रा के यजमान, चंद्राकर और रवि उप्पल पर सरकार है मेहरबान। मोदी के दौरे से पहले क्यों पड़ी रेड? कांग्रेस बोली पीएम भाषण के लिए बनाया कंटेंट। सीबीआई की मेगा रेड से नेता, आईपीएस, आईएएस सब हिले। सीबीआई को भूपेश बघेल के खिलाफ सबूत मिले? यह सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है, रेड तो पड़ती रहती हैं, छापों का क्या है? आपने भी कई खबरें सुनी होंगी कि इस पर छापा, उस पर छापा, और हमने भी खूब दिखाया, खूब छापा, पर नतीजा क्या निकला, यही सबसे बड़ा सवाल है। अभय नारायण राय साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक पिंकी शिवराज शाह जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। सुधीर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। राय साहब, आपके पास आता हूं, पिंकी जी के पास बाद में आऊंगा। अभय नारायण राय साहब से मैं जानना चाहता हूं कि ये जो छापे पड़ रहे हैं, अगर आप पाक साफ हैं तो निकल आएंगे, ये बार बार इतनी परेशानी क्यों होती है और हर बात विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं सर आप लोग कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है? लगातार सरकार, सीबीआई को आपने बुलवाया था, आप कहते थे सीबीआई जांच करा लो, कर ली जांच, शुरू कर दी। अब जांच करिए तो छापे तो पड़ेंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पर ही पड़े हैं, कांग्रेस पर ही पड़े, अधिकारियों पर भी पड़ रहे हैं, बाहर भी पड़ रहे हैं। तो इसमें आप लोग क्यों इतने परेशान हैं?
नमस्कार, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और देखिए, हमारे परेशान होने का और कांग्रेस के परेशान होने का सवाल नहीं है। देश में संविधान है, कानून व्यवस्था है, संविधान सम्मत आप काम करिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सीबीआई जांच करे, ईडी जांच करे, लेकिन आप टारगेट जब किसी पूर्व मुख्यमंत्री को करते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महासचिव को करते हैं, 15 दिन पहले एक घोटाले का नाम लेकर आप ईडी भेजते हैं, आपको कुछ प्राप्त नहीं होता। 15 दिन बाद सीबीआई जाती है, अभी तक छापे के 24 घंटे के बाद तक कोई प्रेस नोट नहीं आया कि सीबीआई को वहाँ क्या मिला। तो ये जो आप टारगेट बना रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ में तमाम उन लोगों को जिसमें छत्तीसगढ़ियापन है, जिसमें छत्तीसगढ़िया दर्द है, जिसमें जो छत्तीसगढ़ को लेकर कहीं भी लड़ाई लड़ सकते हैं, उन नेतृत्व को समाप्त करने की जो साजिश चल रही है, जो कवासी लकमा से देवेंद्र यादव से शुरू होकर भूपेश बघेल तक पहुंची है। महादेव सट्टा ऐप पर पहली कार्रवाई किसने की? भूपेश सरकार ने की। 200 से ऊपर एफआईआर हुए, करोड़ों रुपये फ्रीज किए गए, सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी की गई। तमाम पुलिस अधिकारी जिनके घर कल छापा पड़ा था, इन्हीं लोगों ने पहली एफआईआर की थी। और सबसे आश्चर्य की बात है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को और प्रवक्ता को देना चाहिए, आज की तारीख में जब डबल इंजन की सरकार है, हिंदुओं की पुरोधा की सरकार है, तब ये महादेव के नाम से जो सट्टा ऐप चल रहा है, जिसको भूपेश सरकार ने रोकने का काम किया था, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय ऐप है, आधा सेकंड का काम है अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो। आज ये चल रहा है कि नहीं? आज प्रोडक्शन मनी किसको जा रही है? आज इसको संरक्षण कौन दे रहा है? चलिए, पहले तो आप उस सट्टा ऐप को बंद करिए ना। सौरभ चंद्राकर दुबई में भागवत कथा सुन रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी का प्रवचन चल रहा है और सौरभ चंद्राकर दिखाई दे रहे परिवार सहित। वहां तक सीबीआई नहीं पहुंचती, लेकिन कांग्रेस के नेता के घर, पूर्व मुख्यमंत्री के घर ना। अभय नारायण साहब, देखिए मेरा सवाल यह है, 60 ठिकानों पर छापे पड़े, इसमें से 2-3 कांग्रेस के नेता अगर निकल गए, आईएएस पर भी पड़े ना, आईपीएस पर भी पड़े ना, तो वो तो लॉबी नहीं आई, पूरी आईपीएस लॉबी तो खड़ी नहीं हो गई, आईएएस लॉबी तो खड़ी नहीं हो गई। अगर 2 जगह आपका कहीं कोई लिंक मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल लेते हैं कि नहीं भाई देखिए सिर्फ हम पर टारगेट है। 60 जगह छापे पड़े हैं, उसमें से 2 कांग्रेस के नेता हैं। जांच की जब रिपोर्ट आ जाएगी तब समझ में आएगा कि किसके यहाँ छापे पड़े और क्या कार्रवाई हुई और क्या मिला। 2021 से अगर किसी मामले ईडी जांच कर रही है और 4 साल में चार्जशीट पेश नहीं हो पाती, 4 साल में उसका रिजल्ट नहीं आता, तो ये है कि प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को आ रहे हैं, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, तो छापा दे दो, कंटेंट दे दो, ताकि प्रधानमंत्री जी इस कार्रवाई की बात करें। ठीक है, पिंकी शिवराज जी आपके पास आता हूं। एक भी काम नहीं है जनता का जो ये कर सकते। पिंकी जी आपसे जानना चाहता हूं। पिंकी जी देखिए, बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे मामले में अगर आपके पास कुछ है तो इतने सालों से कार्रवाई कर रहे हैं, तो अभी तक कुछ जमीन पर नहीं आया। चलिए हम कह रहे हैं कि चार्जशीट ना पेश कर पाते, पर कम से कम बताते तो ये ट्रेल है, ये ट्रेल है, ये ट्रेल है। और खुद नरेश गुप्ता जी जो बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं, प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने शिकायत की है और उनके पास तो यहां तक का पता है कि किस नेता को, किस पुलिस अधिकारी को कितना पैसा महीने का जाता था। और उनके पास, जो मेरी सूत्रों से जानकारी, उनके पास यह भी जानकारी कि कौन कौन लोग थे, 2-3 चिन्हित लोग जो उनको हर महीने पैसे पहुंचाते थे। तो इसे ट्रेस करने में और कितने दशक लगेंगे? आखिर आरोपी कब आएंगे? छत्तीसगढ़ या देश के युवाओं को लूटने वाले लोग जो हैं, असली चेहरे कब सामने आएंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि सीबीआई जांच कराइए, सीबीआई की जांच कराइए, और जब सीबीआई की जांच कमेटी बैठी, वो हमारे बोलने पे नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। आपने नाम लिया कि कुछ जो नेता थे या कुछ जो जागरूक लोग थे, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटा और कोर्ट से जांच कमेटी बैठी और वहां से सीबीआई जांच की कमेटी बैठी और आज सीबीआई का जांच हो रहा है। तो ऐसे में जब कांग्रेस एक तरफ कहती कि हम पाक साफ हैं और दूसरी तरफ जब सीबीआई जांच की मांग करती है और जब सीबीआई जांच हो रही है, तो इनको इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए। चाहे ईडी के छापे पड़े हों तो कांग्रेस में जिस तरह से हड़कंप मचा, और जब सीबीआई की जांच बैठी है तो जिस प्रकार से कांग्रेस में आज हड़कंप मचा हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस ने वास्तव में 5 साल में क्या काम किया है। जिस प्रकार से दहशत में कांग्रेस है, पिछले 5 साल जो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में राज किया, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, तो उन्होंने विकास किया नहीं किया ये तो जनता के सामने है, लेकिन बड़े बड़े भ्रष्टाचार
हमारे छत्तीसगढ़ बनने के बाद में लगभग 15 साल भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह जी की सरकार रही, उसमें हमने कभी इस टाइप का भ्रष्टाचार का मामला कोई उजागर हुआ ही नहीं। लेकिन पिछले जो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने विकास नहीं किया, उल्टा छत्तीसगढ़ को लूटने और खसूटने का काम ही किया। चाहे कोयले नहीं, ये आरोप तो पिंकी जी आप लगाते हैं। ना पिंकी जी, आपको मैं वही कह रहा हूं, पिंकी जी मेरी बात सुनिए। पिंकी जी, मैं कह रहा हूं कि आपके पास शराब घोटाले में इन लोगों के क्या सबूत हैं, वो आपके पास हैं। आपके पास महादेव सट्टा ऐप के हैं, आपके पास डीएमएफ घोटाले के सबूत सब हैं। ये हमारी जांच एजेंसियों को क्यों नहीं मिलते? वो एक सेक्स सीडी स्कैंडल आया था, इसमें भूपेश बघेल जी को आरोपी बना दिया, वो यहां बयान नेताओं ने खूब दिए और बाद में कोर्ट में जाके फुस। तो ये मैं कह रहा हूं कि जब आपके पास सबूत, नेताओं को पता है कि किसने कितना पैसा खाया, तो 3-3, 4-4 साल में हमारी जांच एजेंसियां चार्जशीट पेश क्यों नहीं करती? नहीं, देखिए उस विषय में आपने सीडी कांड की बात कही, उस पे जमानत पे भूपेश बघेल जी थे, और ऐसे समय समय पर जांच होती है और न्यायालय में जब प्रकरण जाता है उस समय आरोप सिद्ध होते हैं और उस समय जो भी पक्ष रखता है उसके पक्ष में बातचीत, उसके पक्ष में फैसला आता है। और निश्चित तौर पर ये जो जांच कमेटी है, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, जो जागरूक लोग हैं उनके दिमाग में है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार जो बताया, मैंने कहा कि कोयले घोटाले की बात करें, चाहे डीएमएफ की बात करें, शराब घोटाले की बात करें, इनके बड़े बड़े अधिकारी और इनके कार्यकर्ता, लगभग सारे लोगों का नाम था और आज कई लोग, इनके कार्यकर्ता भी जेल के अंदर हैं, ईडी के छापे उनके घर में पड़े हैं और एक बड़ा भारी भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। और आज उसी तारतम्य में कहीं ना कहीं सीबीआई की जब रेड पड़ी है, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को उसका समर्थन करना चाहिए। अगर आप पाक साफ है, आपने किसी प्रकार का घोटाला नहीं किया है, तो जांच कमेटी का सहयोग करना चाहिए, न कि सीधे बयानबाजी करके सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर या राज्य सरकार के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इनको आरोप लगाना चाहिए। सुधीर पांडे जी, आपके पास आता हूं। सुधीर पांडे जी, देखिए कल बहुत बड़ी जो रेड स्ट्राइक थी वो थी 60 जगह, पूरे देश के कई अलग अलग ठिकाने, 8-9 आईपीएस नाप दिए, आईएएस नाप दिए, नेताओं के ऊपर, एक्स सीएम के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी रेड है और ये बात सब समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी रेड अगर पड़ी है तो जाहिर सी बात है कि कोई सॉलिड एविडेंस होंगे, शायद सुराग तो बहुत सॉलिड होंगे, तभी इतनी बड़ी रेड पड़ी है पूरे पैन इंडिया। तो क्या आपको लगता है कि अब इस पूरे मामले में कम से कम कुछ निकल कर आएगा, या फिर हम भूल जाएं, क्योंकि ऐसी जांचों का नतीजा आते आते बहुत देर हो जाती है और फिर कुछ निकलता नहीं है? अभिलाषी, अगर हम रेट को अगर ये देखें, बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे इसलिए की जा रही, किंतु एविडेंस की तलाश है या कुछ एविडेंस को शायद मिलान करना है। जो भी आरोप, अगर महादेव सट्टे की बात करें तो लेन देन के जो शिकायत या जो पुष्टि हुई थी, डायरी जो मिले थे कथित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले थे, मुझे लगता है कि उसके आधार पे आईएएस आईपीएस को भी इस दायरे में लिया गया है और खास करके कोयला घोटाला और शराब घोटाले कई लगातार जांच चल रही। ये भाजपा और सीबीआई दोनों के लिए बहुत बड़े साख का सवाल है और मुझे लगता है कि अगर इस मामले में अगर चालान नहीं पेश कर पाई ठीक से, या भूपेश बघेल और कांग्रेस के जो भाजपा आरोप लगा रही थी चुनाव में, अगर वो इसको साबित नहीं कर पाई, न केवल भाजपा के लिए बल्कि सीबीआई के लिए भी बहुत गहरा आघात होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे कोई भी छोटे एविडेंस मिलने पे या कोई भी छोटा सुराग मिलने पे लगातार छापे के दौर जारी है, आगे भी जारी रहेंगे जब तक ये एविडेंस या अपने चालान पेश नहीं कर लेते न्यायालय में। और केंद्र सरकार और सीबीआई की, खास करके हम केंद्र सरकार न कहें, सीबीआई का यही मकसद रहेगा कि वो अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए वो हर बारीक चीजों पे ध्यान दे, लगातार दबिश दे और हर तरह के एविडेंस जुटाए, ताकि वो कहीं पे भी ये नाकाम न रहे। सीबीआई की कोशिश रहेगी और सरकार और भाजपा तीनों के ऊपर ये दाग बचा हुआ है। अगर ये साबित कर लेते हैं तब तो वो अगले चुनाव में बहुत अच्छे ढंग से मैसेज दे पाएंगे, नहीं तो फिर उनको उल्टे इसी मुद्दे पे वापस लौटना पड़ेगा। ठीक है, अभय नारायण साहब, आपके पास मैं आता हूं। अभय नारायण साहब, एक मैं और चीज देख रहा हूं कि पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर के बड़े हमलावर हो रहे हैं कांग्रेस के नेता। सीएम भूपेश बघेल साहब, एक्स सीएम जो हैं, वो भी कह रहे थे कि भाई यजमान बने हुए हैं जो लोग, और यहां पर वहां पर बने हुए हैं मुकेश, ये माफ कीजिएगा, चंद्राकर जी और रवि उप्पल, और यहां पर सीएम साहब उनके भक्त हैं, तो आपस में बैठ के कोई मंत्र फूंक देते तो वो यहां से आ जाते। तो ये धार्मिक व्यवस्था है, और एक कोई भी आप जानते हैं कि कोई पुजारी है, कोई पंडित है, कोई मौलवी है, उसके हजारों लाखों चाहने वाले हैं। अब उसकी सभा में कोई आरोपी अगर आ जाए तो फिर इस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप लगा देना, ये ठीक लगता है आपको? ये प्रैक्टिकल बात है, ये तो फिर ये कहा जाता ना कि तर्क तो नहीं लग रहा है ये अच्छा जो दिया जा रहा है।
अभिलाष जी, निश्चित रूप से प्रदीप मिश्रा जी का बहुत मान सम्मान है और हम सब भी उनका कथावाचक रूप में, शिव पुराण के वाचक के रूप में बहुत मान सम्मान करते हैं जी। सवाल उदाहरण दिया गया, जो सौरभ चंद्राकर रवि उपल की पार्टी में बॉम्बे के कलाकार गए, उनको तो रायपुर से नोटिस दे के बुलाकर पूछताछ की गई, तमाम बॉम्बे के कलाकारों को, बड़े बड़े कलाकारों को, क्योंकि सिर्फ ये आरोप था कि ये उनकी पार्टी में थे। तो ये भी कथा की कथा उदाहरण दिया जा रहा है कि सीबीआई दो प्रकार का काम कैसे कर रही है। अगर कलाकारों को बुलाती है, अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाती है, तो सौरभ चंद्राकर दुबई में देखा गया, सोशल मीडिया की हुआ, जिसको जनता ने देखा। तो एक उदाहरण के तौर पर इससे प्रदीप मिश्रा जी सीधे जोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका मान सम्मान अपनी जगह सही है। लेकिन जिस तरह आपने सबसे पूछताछ की, उस तरह पूछताछ होनी चाहिए ना मेरा सवाल, चलिए आप ठीक कह रहे हैं अभय जी, आपका पॉइंट मैं समझ गया, आपने वैलिड पॉइंट उठाया। पर ये बताइए, क्या ये बात, इस बात को पुख्ता तौर पर प्रमाणित कर लिया गया है कि वो कथा का जो आयोजक था वो सौरभ चंद्राकर या रवि उपल था? क्योंकि बाकी जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं उसको होस्ट करने वाला सौरभ चंद्राकर और रवि उपल थे। क्या कांग्रेस इस बात को लेकर श्योर है कि उस कथा का आयोजनकर्ता जो था वो रवि उपल या सौरभ चंद्राकर थे? बिल्कुल, आपने सही पॉइंट उठाया, सही मुद्दा है। आयोजक का ये काम सीबीआई का है। दूसरा, हमने ये कहा कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की खबर आई, मीडिया में चला कि सौरभ चंद्राकर पकड़ा गया, बिल्कुल, और उसके बाद समाचार गायब हो गया और अचानक सौरभ चंद्राकर वहां दिखता है, इसलिए मुद्दा बनता है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर वो आयोजक थे कि नहीं थे, ये पॉइंट आपका सही है। और इसका जांच सीबीआई पिंकी शिवराज जी, पिंकी जी के पास आ जाता हूं। पिंकी जी, ये सवाल तो बहुत जायज है कि पिंकी जी एक बात कही, जी बोलिए, अभय जी बोल लीजिए, आप एक सेकंड देंगे। पिंकी जी ने एक बात कही कि विधानसभा में हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। मैडम, हमने मांग की थी, जो सड़क घोटाला हुआ भारतमाला में, मुआवजा घोटाला हुआ 15 महीने की सरकार में हुआ। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के कामों के लिए सीबीआई ला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के 15 महीने में भूपेश बघेल ने भी मामला उठाया। अच्छा पॉइंट है आपका, ठीक है, ये सवाल भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये सवाल भी ले लेता हूँ। पिंकी जी पहले तो क्यों नहीं देते? ठीक है, पिंकी जी पहले तो इसी बात का जवाब दे लीजिए जो अभय जी उठा रहे हैं कि कांग्रेस की मांग पर आपने सीबीआई बुला लिया। अब कांग्रेस मांग कर रही है, भारतमाला प्रोजेक्ट में 15 महीने की सरकार में इतना बड़ा घोटाला हो गया है कथित तौर पर, तो क्या आप सीबीआई जांच करवाएंगे? देखिए, कांग्रेस के पास में आज कोई मुद्दा नहीं है और केवल आरोप लगाने के अलावा कुछ काम नहीं कर सकती है। पहले तो इन्होंने जो करनी किया है 5 साल तक, उसका जो परिणाम है या उसकी जो बातें आ रही हैं, उसका जवाब कांग्रेस, हमने 15, आपको याद होगा, हमने 15 साल तक सरकार चलाई और कांग्रेस कहती आई कि अगर हमको सरकार में आने का अवसर मिलेगा, अगर हमको सरकार में आने का अवसर मिलेगा, अभय जी बोलने दीजिए पिंकी जी को, हम जांच कराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा और कई बड़े बड़े आरोप लगाए। और कांग्रेस 5 साल सरकार में थी, उन्होंने जांच टीम भी गठित किया, लेकिन हमारे किसी भी मंत्री के ऊपर, हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं कर सके। केवल कांग्रेस मुंह बचाने का काम करती रही है। और आज भी जब कांग्रेस सरकार से हट गई है तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जब बोया बीज बबूल का, तो आम कहा से बोए वाली कहावत। ठीक है पिंकी जी, अभय जी का उत्तर दे दिया आपने। पिंकी जी, अभय जी का उत्तर आपने दिया। कांग्रेस ने 5 साल तक छत्तीसगढ़ को केवल लूटने का काम किया है, यहाँ के युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, यहाँ महिलाओं के साथ में खिलवाड़ किया है और अपने घर को भरने का काम किया है। और आज जांच कमेटी बैठी है तो कांग्रेस को इस तरह से पेट दर्द नहीं होना चाहिए ना। ठीक है पिंकी जी, ठीक है, ये बात आप कह चुकी है। मेरा एक सवाल और ले लीजिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पिंकी जी, साथ में आप लोग सहयोग करिए। ठीक है पिंकी जी, मेरा एक सवाल और है कि जब हमारे पास डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और अब तो चौथा इंजन भी, आपके अगर बीजेपी की बात मानूं तो चौथा इंजन भी जुड़ी गया है, तो 4 इंजन की सरकार है। और इस वक्त कहा जाता है कि भारत की सरकार का दुनिया में सबसे बड़ा रुतबा है, जो अभी तक का बीजेपी दावा करती है कि इतना ज्यादा सम्मान हमारा कहीं नहीं था। तो ये सौरभ चंद्राकर जैसे लोग भारतीय सम्मान, भारतीय कानून, भारतीय युवाओं के, बेरोजगारों के पैसे लेकर के इतने आराम से दुबई में ऐशो आराम कर रहे हैं, तो हमारी केंद्र की ये पूरी सबल सरकार, आप लोग उसको गिरफ्तार करके क्यों नहीं खींच करके ले आ रहे हैं? और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ नियम कानून होते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो कोशिशें क्या की, ये बताना चाहिए।
दूसरा, एक खबर जब आई थी कि सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गया, उस वक्त किसी ने खंडन नहीं किया, क्योंकि जांच एजेंसियां कुछ बताती नहीं है और अफवाहें इस तरह से उड़ जाती हैं, तो कम से कम यही कह देते कि नहीं भैया हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पाएंगे। तो सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार करने में भारत की पूरी सरकार, पूरी भारत सरकार लाचार क्यों है, जब पता है वो बंदा वहां बैठा हुआ है, वहां कथा करवा रहा है, वहां डांस करवा रहा है, वहां पार्टी करवा रहा है। तो ये तो सही सवाल है कि अगर छत्तीसगढ़ का पैसा लुटा है, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी कह रही पहले दिन से कि इतने 1000 करोड़ रुपए लूट करके भाग गया, तो उस लुटेरे को पकड़ कर लाइए। इससे ज्यादा सक्षम सरकार क्या देश में पहले कभी थी? पिंकी जी आप बताइए। और अगर नहीं थी तो इतनी सक्षम भी अब नहीं है क्या कि एक भगेड़े को, एक लुटेरे को हम पकड़ के वापस ना ला सकें? देखिए, इस पर मैं कहना चाहूंगी कि महादेव जो सट्टा एक्ट है, सबसे पहले तो हम देखें कि किनके कार्यकाल में सट्टा एक्ट ने पूरे छत्तीसगढ़ में अपना आधिपत्य जमाया। आप उस पर भी विचार करिए कि किनके समर्थन या किनके आशीर्वाद रहा ना, वो बिल्कुल मैं मान रहा हूं, जिस प्रकार की मैं तो आप ही की बात मान रहा हूं, उजागर हुआ। और आपको याद होगा जब हम सरकार में नहीं थे, हम विपक्ष में थे, और हमने जब घोषणा पत्र जारी किया था या हमारे नेताओं ने जब भी भाषण किया, सबसे पहली प्राथमिकता थी कि छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कांग्रेस ने की है, और अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जांच कमेटी बनाएंगे, बिठाएंगे, और जांच के बाद में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने उससे वांटेड, जांच एजेंसियों ने उसे वांटेड घोषित कर रखा है। पिंकी जी, आज जब जांच हो रही है तो उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता, अरे आप पिंकी जी गलत जा रही हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं पूरी कांग्रेस को जेल में डाल दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप हमारी जांच एजेंसियों की लिस्ट में सरगना, मुख्य सरगना के तौर पर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल हैं, तो वो बाहर क्यों है? उनको क्यों नहीं ला पा रहे? हम कहां फंस रही है, हमारी दिक्कतें कहां पर हैं, जांच कहां अटक गई है? कांग्रेस के लिए तो ठीक है, आप सबको खड़ा कर करके फांसी दे दीजिए अगर दोषी है तो, पर उन्हें क्यों छोड़ा जा रहा है? हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको सजा मिलेगी, और निश्चित तौर पर सौरभ चंद्राकर का नाम भी आता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप देखते रहिए, अभी तो शुरुआत है, आप आगे होता है क्या? अभी तो 15 महीने का ही समय हुआ है सरकार में आए हमको, आगे अभी और भी टाइम है। चलिए ठीक है, सुधीर पांडे जी आपके पास आता हूं जल्दी से, समय कम बचा है। सुधीर पांडे जी, क्या आपको लगता नहीं कि ये पूरा मामले में, सुधीर जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन रहा हूं मैं आपको। हाँ। जी सुधीर जी, आपकी आवाज मुझे मिल गई है, ठीक है। सुधीर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इशू है, क्या दिक्कतें हैं केंद्र में इतनी मजबूत सरकार होने के बाद भी? सौरभ चंद्राकर हों, ये लोग, तमाम लोग जो हैं, ऐसा लगता है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था और हमारे देश के सीधे तौर पर मैं कहूं तो सम्मान को चुनौती देते रहते हैं। फिल्म स्टारों को बुला करके नाइट पार्टीज कर लेते हैं, और तो और उसके बाद पूजा पाठ भी कर लेते हैं। मतलब वो कर्म भी कर रहे हैं और कांड भी कर रहे हैं, और हम यहां पर बैठ करके सिर्फ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने 1000 लूट के चले गए ये लोग। तो अगर गिरफ्तारी नहीं हो पा रही तो फिर सरकारों पर सवाल तो उठेंगे ना कि जांच एजेंसियों की चार्जशीट में या जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में जो टॉप क्रिमिनल्स हैं वो क्यों बाहर हैं अभी तक कानून की इज्जत से? जी, मुझे लगता है अभिलाष जी की ये दो देशों के बीच का जो कूटनीतिक मामला है, इसके चलते शायद विलंब हो रहा है। और ये वास्तव में दुबई आज से हमारे लिए चुनौती नहीं है, बहुत लंबे समय से हमारे पास चुनौती है कि जो भी अपराधी यहाँ पे भारत में अपराध करके, चाहे दाऊद इब्राहिम हो या दूसरे आतंकवादी हो, वो दुबई को आसानी से अपना शरणगाह बना लेते हैं। एक प्रत्यर्पण की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरे किए बगैर किसी भी अपराधी को वापस लाना संभव नहीं हो पाता। ये दो देशों की संधि के ऊपर निर्भर करता है, तो इसमें निश्चित रूप से कुछ समय तो जरूर लगेगा। इसमें यह कहना कि भारत सरकार या वो पूरी तरह, क्योंकि भगोड़ा ऑलरेडी घोषित है, इंटरपोल में सूचित है, मतलब रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, तो प्रक्रिया में है, ये मानना चाहिए कि प्रक्रिया में है। और ये बात सही है कि को इस देश पे अपना कूटनीतिक प्रयास इस तरीके से बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे अपराधी हमारे कानून का माखौल दुबई में बैठ करके न उठा सके। इसके लिए सरकार को, भारत सरकार को सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार का से ज्यादा रोल महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की, और केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी हुई है। पूरे दौर में हम ये देख रहे हैं कि इस बहस को कहीं न कहीं प्रदीप मिश्रा जी को जो आयोजन हुआ था, वो एक धार्मिक आयोजन किसके द्वारा किया गया था स्पष्ट नहीं था, मगर जो सौरभ चंद्राकर ने जिन फिल्मी हीरोइन को बुलाए थे हायर करके 600 करोड़ या कुछ रुपए लगा करके, तो इस बात पे पूछताछ हुई थी कि वो कहाँ से ये पैसे पाए और कहाँ से लेकर के गए। तो दोनों मामले अलग अलग है। प्रत्यर्पण एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। ये दो देशों के बीच के समझौते और या दो देशों के बीच का मामला है।
सरकार स्तर पे ही हल हो पाएगा। तो ठीक। इस प्रक्रिया में हम कैसे तेजी ला सकते हैं, हमको इस बात पे विचार करना चाहिए, केंद्र सरकार कैसे इस बात पे तेजी ला सकती। ठीक। मगर जो बाकी प्रक्रियाएं चल रही हैं वो बायस्ड न हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, इस बात का भी ध्यान इनको एजेंसियों को रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ा दुर्भाग्य है सियासत का कि जब झीरम घाटी कांड हुआ था तो भूपेश बघेल जी कहते थे कि ये बीजेपी के लोगों की साजिश है, नाम मेरी जेब में रखें और मैं सत्ता में आऊंगा तो सबको जेल भेजूंगा। 5 साल आए भी, चले भी गए, कुछ नहीं हुआ। फिर बीजेपी आई, बीजेपी ने कहा कि ये सब मिले हुए हैं, ये इन्होंने सेक्स आईडी कांड कर दिया, ये इन्होंने वो कर दिया, हमारी सीबीआई जांच एजेंसी किसी को छोड़ेगी नहीं। कोर्ट में पूछा क्या सबूत है, बोले नहीं है, छोड़ दो। तो कुल मिलाकर के जितना बयानबाजी होती है, जितने आरोप लगते हैं, जितने बिलो द बेल्ट वार होते हैं, उसका 10% भी कागजों पर नहीं टिक पाता, उतने सबूत नहीं मिल पाते। यहां अब इतने लोगों को बताया गया ये हो रहा वो हो रहा है, लेकिन नतीजे जब निकल कर आते हैं तो पता चलता है ये मामला उतना था ही नहीं, या मामला तो उतना बड़ा होता है पर बाद में सब सेटल हो जाता है। क्या है सच्चाई, जनता जानती है। बहुत शुक्रिया अभय नारायण जी, पिंकी शिवराज शाह जी और सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।